हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। हम लोग आज पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट, उसके कॉन्सेप्ट और एक एक चीज बताऊंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग किस तरीके से बनाया जाता है। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसके अंदर में दो मेथड्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहले इनडायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा। अगर बात करें तीनों एक्टिविटीज का, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो इन तीनों एक्टिविटीज में से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जाम में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप लोगों को दे देता है बनाने, 5 नंबर का या 7 नंबर का। इस साल भी आप लोगों को एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछेगा। इन तीनों एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो सबसे ज्यादा लंबा फॉर्मेट बनाता है और सबसे ज्यादा टाइम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही सीखने में लगता है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि वो उनको समझ में नहीं आता है या उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। तो एकदम डिटेल्ड में अच्छे से आप लोगों को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिखा रहे हैं, क्या होता है, क्या क्या चीज इसके अंदर दिखाया जाता है और क्या इसका फॉर्मेट होता है। आराम से सीख लेना एक बार। अगर आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देख करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट सीख गए तो दोबारा आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी बुक है आपके पास, किसी भी पब्लिकेशन का बुक है, ऑल टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। बस आपको एक बार ध्यान से पूरे फॉर्मेट को सीखना है। चलो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसका इनडायरेक्ट मेथड, या इवन ये बता दो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया क्या क्या चीज को जाता है। इससे पहले के भी वीडियो में आप लोगों को बताए थे, हम एक बार आप लोगों को फिर बता दे रहे हैं कि ये जो हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, इसके अंदर एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किन किन चीजों को दिखाया जाता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले याद रखना, प्रॉफिट्स एंड लॉस को दिखाया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किसको दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस को। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर दिखाया जाता है कैपिटल को। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाया जाता है जनरल रिजर्व को। किसको दिखाया जाता है? जनरल रिजर्व को। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर रिटेन्ड अर्निंग को दिखाया जाता है। रिटेन्ड अर्निंग को, ये सब क्या होता है ये सब हम आप लोगों को आगे समझाएंगे। क्वेश्चन बनाते बनाते सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें दिखाया जाता है आपका करेंट एसेट को। किसको दिखाया जाता है भाई? करेंट एसेट को। और इसके बाद इसमें दिखाया जाता है आपका करेंट लाइबिलिटीज को। हाँ, लेकिन करेंट एसेट में कुछ कुछ करेंट एसेट को नहीं दिखाया जाता है और करेंट लाइबिलिटीज में भी कुछ कुछ करेंट लाइबिलिटीज को नहीं दिखाया जाता है। इसके अलावे कभी कभी अगर क्वेश्चन में होगा तो यहाँ पे टैक्स को भी दिखाया जाता है। कितने चीजों को, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी और टैक्स, इन सब चीजों को जो है बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाता है। इसको अच्छे से नोट डाउन करके आप रखोगे, क्योंकि अब हम आपको इसका जो है वो फॉर्मेट बताएंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्म इसको नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। बेसिकली हम सबको पता है ना भाई कि ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है उसके अंदर दो मेथड्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, हम आप लोगों को इनडायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो अब ध्यान से समझना कि आखिरकार किस तरीके से जो है इसका फॉर्मेट बनता है, और मेरे साथ साथ कॉपी और पेन निकालो और आप भी जो है अभी मेरे साथ साथ इसको बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलो समझाने के लिए रूलर वाला पेज ले लिए। चलो आओ यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं जी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केस फॉलो स्टेटमेंट। हम लोग क्या सीख रहे हैं? केस फॉलो स्टेटमेंट सीख रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा एक्टिविटीज से सीख रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज भाई? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक मिनट रुको। और कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। तो ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनडायरेक्ट मेथड से आखिरकार कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है। तो डिटेल्ड में फॉर्मेट बता रहे हैं, अच्छे से मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते हुए चलोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है इसका फॉर्मेट खींच लेते हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरीके का इसका दिखता है, मेरे साथ साथ खींचते जाना, मेरे साथ साथ हर चीज को नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है ना। चलो
फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बनता है, इसका फॉर्मेट बड़ा बनता है। आगे इसको हम लोग और बड़ा करेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग कभी भी, एक मिनट रुको, थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए क्योंकि इस सब का ऐसे भी कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं है अभी। चलो, इसके अंदर क्या क्या लिखाता है। सबसे पहला कॉलम में यहाँ पे मेंशन रहता है पार्टिकुलर्स। क्या मेंशन करते हैं? पार्टिकुलर्स। इस कॉलम में मेंशन करते हैं डिटेल्स, और यहाँ मेंशन करते हैं अमाउंट को। ठीक है, डिटेल्स का मतलब है कि जो भी प्लस माइनस करना है वो सारा काम डिटेल्स में करेंगे, और उधर होगा फिर मेरा अमाउंट। ठीक है सर जी? हाँ सर जी, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, जब कभी भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनडायरेक्ट मेथड बनाएंगे तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमको 5 जगह से मिल सकता है। प्रॉफिट कितना जगह से मिल सकता है? 5 जगह से। सबसे पहले हमको या तो क्वेश्चन में साफ साफ लिख देगा प्रॉफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिख देगा भाई? प्रॉफिट रिसीव्ड, प्रॉफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि देखो भाई 1 साल या 2 साल के दौरान इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ है। साफ साफ। कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉफिट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ना 2 साल में दिया रहेगा, 2020 2021 या 2021 2022, इस तरीके से 2 साल में भी जो है हम लोगों का प्रॉफिट दिया हुआ होगा। तो अगर मान लो कभी प्रॉफिट, सपोज कर लो कि यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। यहाँ दिखेगा सपोज 2021 और यहाँ दिखेगा 2022, और 2021 में सपोज कर लो यहाँ दिख रहा है 1 लाख और ये हो गया 1,50,000, ऐसे दिखेगा कई बार आपको। तो इसको देख के डरना नहीं है। 2021 मतलब प्रीवियस ईयर, 2022 मतलब करेंट ईयर। तो देखो पहले था मेरा 1 लाख, अब हो गया 1,50,000। तो कितना से बढ़ गया? 50,000 से बढ़ गया। तो यहाँ जो है हम लोग 50,000 रुपया को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। यानी जब कभी भी 2 साल का होगा तो उसको हम लोग माइनस करके दिखाएंगे, हर चीज को, नॉट ओनली प्रॉफिट, हर चीज को, कोई भी डेटा, कोई भी एक्टिविटीज को बनाओ, जब 2 साल का होगा तो उसको हम लोग माइनस करके दिखाएंगे। क्लियर है सर जी? हाँ ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। चलो इसको इरेज कर लेते हैं यहां से। चलो तो फिर प्रॉफिट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हाँ कभी कभी ऐसा होगा कि डायरेक्ट प्रॉफिट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ नहीं रहेगा, और अगर ये नहीं दिया रहेगा तो इसके जगह लिखा हुआ रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखा हुआ रहेगा भाई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोगों को यहां से भी जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, ये भी हम लोगों का प्रॉफिट है। अच्छा, कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रहेगा, इसके जगह कुछ और रहेगा। इसके जगह कभी कभी जो है वो सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? कैपिटल। तो अगर कैपिटल लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना ये भी हम लोगों का प्रॉफिट का पार्ट होता है। अच्छा, इसके अलावे और क्या हो सकता है? कभी कभी हम लोगों को ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व रहेगा। क्या रहेगा भाई? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको आप यहां पे लिख सकते हो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी प्रॉफिट का सोर्स होगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, रिटेन्ड अर्निंग। अब ये रिटेन्ड अर्निंग क्या है हम लोग इसको क्वेश्चन में समझेंगे, लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग है तो ये भी मेरा प्रॉफिट का सोर्स होगा। क्लियर है? इन पांचों में से कुछ भी हो, हर क्वेश्चन में ये पांचों का पांचों देखने को नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पे सिर्फ डायरेक्ट लिख देगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कहीं कहीं लिखेगा प्रॉफिट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कहीं कहीं पे लिखेगा कैपिटल, कहीं कहीं पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इन सबको देख के डरना नहीं, ये सब जो है एक्चुअल में क्या है भाई? प्रॉफिट का सोर्स है। या तो इन पांचों को पांचों अगर दिया हो तो इन सबको जोड़ेंगे, या तो इन दोनों में से कोई एक। हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में कोई एक या मैक्सिमम क्वेश्चन में ये 2 चीज देखने को मिलता है, नहीं तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है? ठीक है, चलो लिख देंगे इसको हम लोग। अब चूंकि अब क्या करेंगे भाई? इसको हम लोग यहां से कर देंगे क्लोज। क्या कर देंगे? इसको हम लोग यहां से कर देंगे क्लोज, और ये मेरा, ये अब तक जो भी निकल करके आया है ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, चलो अब प्रॉफिट आ गया। अब देखो हम समझा दे रहे हैं फिर से, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा ये सारा चीज दिया हुआ रहेगा, जितना दिया हुआ रहेगा उतना चीजों को लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट को और नीचे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फॉर्मेट थोड़ा इधर उधर होगा, 19-20 होगा, मैनेज कर लेना। ठीक है,
कॉलम थोड़ा इधर उधर होगा, उसको मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक। चलो प्रॉफिट आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब प्रॉफिट आ जाता है तो दूसरा जो एक चीज इसमें है ऐड किया जाता है, ध्यान से समझना। जब प्रॉफिट आ गया तो एक चीज हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो होगा नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको जोड़ा जाता है। इसको जोड़ेंगे, नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जोड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि सर नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है? तो नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐसा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है जो बिजनेस को स्टार्ट करने समय का खर्चा नहीं था, या ऐसा समझ लो ना, जो बिजनेस के बाहर का खर्चा था, वो नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। अब आपको इस चीज को याद रखना है, कुछ कुछ एग्जांपल्स याद रखना है कि नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आता क्या क्या है, ठीक है। याद रखना इन चीजों को। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आपका आता है डेप्रीशिएशन। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या आता है भाई? डेप्रीशिएशन आता है। इसको दिखाएंगे डिटेल्स कॉलम में। कभी कभी जो ऊपर जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखे हैं ना, आप उसको भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखेंगे? डेप्रीशिएशन लिखेंगे। किसी भी फिक्स एसेट पे जो डेप्रीशिएशन काटा उसको हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स एसेट को बेचे हैं, उसको बेच के जो भी लॉस हुआ है उसको दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद दिखाएंगे हम लोग आपका गुडविल रिटेन ऑफ। क्या दिखाएंगे? गुडविल रिटेन ऑफ। अब आप बोलोगे कि सर गुडविल रिटेन ऑफ का मतलब होता है गुडविल का वैल्यू डिक्रीज हो गया। गुडविल रिटेन ऑफ का मतलब क्या है? गुडविल का वैल्यू डिक्रीज हो गया। जो गुडविल घटेगा उसको दिखाएंगे गुडविल रिटेन ऑफ के नाम से, ठीक है। और क्या क्या चीज इसमें आता है? चलो अब थोड़ा सा फॉर्मेट को और नीचे बढ़ाया जाए, इसको और आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा लंबा बनता है फॉर्मेट इसका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाएंगे इसको, और भी बहुत सारा चीज आएगा। डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, गुडविल रिटेन ऑफ हो गया। इसके बाद हम लोगों का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, इसको दिखाएंगे। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर्स को डिस्काउंट में इशू किए हैं तो उसको दिखाएंगे। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा भी काफी सारा चीज होता है, जैसे आपका इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यानी कि बीडी, बैड डेब्ट्स होगा, इसको दिखाएंगे। और भी काफी सारा चीज होता है, जैसे मान लो आपका हो गया। इसके बाद गुडविल ट्रेडमार्क, 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 या मान लो कॉपीराइट, कॉपीराइट, एमोर्टिजेशन, एमोर्टिजेशन, इन चीजों को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। और भी काफी सारा चीज ऐसा होता है जिसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे मान लो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज हो गया आपका, और भी काफी सारा खर्चा। लेकिन मोटा मोटी जो है आपको ये सब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर हो गया, सॉरी डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, गुडविल रिटेन ऑफ हो गया यानी डिक्रीज वाला अमाउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रॉयल्टी, एमोर्टिजेशन, इन सबको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ कुछ और हमको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखेगा तो उन सबको दिखाएंगे, और इन सबको जो है वो जोड़ करके जो है हम लोग यहाँ बाहर का अमाउंट में दिखा देंगे, सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जोड़ के। क्लियर है? अब सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जोड़ दिए, इसके बाद आगे क्या करेंगे? अब कुछ कुछ और चीज भी आएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जोड़ दिए, कुछ कुछ और चीज भी जो है इसमें आएगा मेरा, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जोड़े तो जस्ट उसका अपोजिट लेस करेंगे हम लोग, यहां से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। अब आप बोलोगे कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन में क्या क्या आएगा? तो देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन में आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन
सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और माइनस करने वाले सभी आइटम को हम लोग ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिखाएंगे, इसके बाद हम लोग दिखाएंगे आपका रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, इसको हम लोग दिखाएंगे, रिफंड ऑफ टैक्स को दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इसको हम लोग दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, ये डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को दिखा सकते हैं, डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसको दिखाएंगे। तो ये सब जो है हम लोगों का कुछ कुछ जो है ये हम लोगों का होता है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ करके जो है इन सबको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे बाहर दिखाएंगे, और इसको माइनस करने वाला है माइनस करेंगे। अब यहाँ जो अमाउंट निकल के आएगा, देखो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, हम लोग क्या किए भाई, सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट 5 चीजों से निकलेगा, या तो प्रॉफिट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या कैपिटल, या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या हम लोगों का रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट आया, इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स को, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन में क्या क्या आ सकता है, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन इशू ऑफ फिक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, गुडविल रिटर्न अप, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एमोर्टाइजेशन, और भी कुछ कुछ होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, करेंट आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, ये सब कुछ कुछ और आता है, ठीक है। तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है जोड़ के बाहर दिखाएंगे, उसके बाद लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, उसमें आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिफंड ऑफ टैक्स, डिविडेंड रिसीव्ड, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और भी कुछ कुछ आता है, तो उसको घटा देंगे। अब ये प्रॉफिट में हम लोग किसको जोड़ेंगे, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जोड़ेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन को घटाएंगे तो प्लस माइनस करने के बाद एक अमाउंट निकल के आएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम देंगे ऑपरेटिंग, या नाम देंगे हम लोग इसको वर्किंग प्रॉफिट, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या नाम देंगे हम लोग इसको, हम लोग इसको नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये हम लोग इसको नाम देंगे, ये जो प्रॉफिट आएगा, ठीक। इसके बाद और भी है, रुको अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 2-3 स्टेप और बाकी है, इसीलिए तो बोले थे ना कि ये थोड़ा लंबा बनता है और इसी को सीखने में आपको टाइम लगता है, ठीक है। चलो अब ये आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीजों को और एड ऑन करेंगे। हम लोग यहाँ पे किसको ऐड करेंगे, नॉन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में ऐड करेंगे हम लोग डिक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट एसेट, आप इसको शॉर्ट में सीए लिख सकते हैं, डिक्रीज इन करेंट एसेट, और लेस ऐड करेंगे हम लोग डिक्रीज इन करेंट एसेट, और ऐड करेंगे इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। क्लियर है, आ गया मेरा बात समझ में। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ करके इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे बाहर दिखाएंगे, दोनों का अमाउंट। अब जिसको जोड़े हैं, जिसको हम लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं, ठीक उसका अपोजिट वाले को हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, जिसको जोड़े हैं ठीक इसका अपोजिट वाले को हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। देखो जोड़े हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो जस्ट इसका अपोजिट वाले को हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, किसको, तो माइनस करेंगे हम लोग यहाँ से इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, और लेस करेंगे हम लोग डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। आया समझ में, घटाने वाला आइटम को सेम वही फिर से इस तरीके से जो है हम लोग इसको ब्रैकेट में दिखा देंगे, और फिर फाइनल अमाउंट यहाँ पे बाहर जोड़ के दिखा देंगे। क्या बोले,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज जो आएगा उसमें किसको ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और माइनस किसको करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेकिन सारे करंट एसेट्स और सारे करंट लायबिलिटी को नहीं दिखाएंगे। कौन कौन सा करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स को नहीं दिखाया जाता है नीचे हम नोट्स में बताएंगे। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज में जोड़ेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो यहां पे एक अमाउंट हम लोगों का निकल करके आएगा। ठीक है, ये हम लोगों का आप बोल सकते हैं ये प्रॉफिट है। लेकिन रुको, अब जो ये अमाउंट आया है इसमें से एक लास्ट चीज लेस किया जाता है, एक लास्ट चीज को घटाया जाता है, वो होता है इनकम टैक्स। क्या घटाया जाता है, इनकम टैक्स। अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स है या टैक्स मेड फॉर करंट ईयर, अगर टैक्स है तो टैक्स को यहां से घटा देंगे। अब हम लोगों को टैक्स को घटाने के बाद मेरा यहाँ पे फाइनली आंसर निकल करके आ गया है। अब देखो इतना होने के बाद मेरा यहाँ पे आंसर निकल करके आ गया। लेकिन अभी भी इसमें एक ट्विस्ट है। सर वो क्या ट्विस्ट है, देखो जब हम लोग क्वेश्चन बना लिए पूरा, अगर इसका आंसर प्लस में आया, क्योंकि दोनों ऑप्शन होता है, या तो इसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। अगर इसका आंसर है आपका प्लस में आया, किस में आया, प्लस में, तो आप उसको नाम दोगे केस फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, केस फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या नाम दोगे, केस फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट अगर गलती से इसका आंसर माइनस में आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे केस यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर प्लस में आया तो केस फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर माइनस में आया तो केस यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। एक बार आपको फॉर्मेट याद कर लेना है, दोबारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में आप कहीं नहीं फंसोगे। बस आपको एक बार फॉर्मेट को याद कर लेना है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कौन कौन चीज जाता है, कौन कौन चीज नहीं जाता है, वो नीचे नोट्स लिखवाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या बोले भाई, किस तरीके से हम लोगों का ये बनेगा केस फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड में। पार्टिकुलर डिटेल अमाउंट फॉर्मेट होगा। सबसे पहले हमको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट का 5 सोर्स होता है, कहीं से भी प्रॉफिट मिल सकता है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा यानी 2 साल का डेटा रहेगा तो उसको माइनस करके दिखाएंगे। तो 5 जगहों से प्रॉफिट आ सकता है। पहला, प्रॉफिट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या तो कैपिटल, या तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या रिटेन अर्निंग। इन सबको जोड़ के प्रॉफिट आ गया मेरा। इसके बाद उसमें हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में कुछ कुछ चीज क्या क्या आ सकता है, डेप्रिसिएशन आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, गुडविल रिटेन अप यानी जो गुडविल डिक्रीज होगा वो आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट, ट्रेड रिसेबल, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, रॉयल्टी, एमोर्टाइजेशन, इसी तरीके का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इसी तरीके का कुछ कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा। सब खर्चे को जोड़ करके बाहर दिखाएंगे। ठीक है, सेम वैसे ही अब लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। देखो जिसको जोड़ेंगे ना उसके उल्टे चीज को घटा देना। लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन में आएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, रिफंड ऑफ टैक्स, डिविडेंड रिसीव, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, इसी तरीके का कुछ कुछ चीज और रहेगा तो घटा देंगे। इसके बाद लास्ट में प्रॉफिट में ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, तो प्लस माइनस करके जो अमाउंट निकल करके आएगा उसको नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आया। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल करके आएगा, अगर इनकम टैक्स होगा तो उससे हम लोग इनकम टैक्स को घटा देंगे, इनकम टैक्स नहीं दिया होगा तो नहीं घटाएंगे। इसके बाद जो मेरा आंसर निकल करके आएगा उसका 2 ऑप्शन होगा, या तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। अगर आंसर प्लस में आता है तो उसको बोलेंगे केस फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर आंसर माइनस में आता है तो बोलेंगे केस यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद रखना, केस फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में आएगा तो, माइनस में आएगा तो केस यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम लोग ये जानते हैं कि भाई साहब इन सब के लिए थोड़ा सा नोट्स लिखना है, तो इन सब को समझना
कि भाई करंट एसेट में क्या क्या जाएगा और क्या क्या नहीं जाएगा। ठीक है, तो भाई अब नोट्स बता रहे हैं, अच्छा से नोट्स को नोट डाउन करके रखना, नहीं तो आप बहुत बुरा फंसोगे और आपको जो है ये समझ में आइबे नहीं करेगा कि भाई ये कब जाएगा और ये कब नहीं जाएगा। तो नोट्स समझ लेना। हाँ, करंट एसेट में कौन कौन सा करंट एसेट ऐसा है जो नहीं जाएगा, पहले वो समझ लो। करंट एसेट, करंट एसेट जिसे नहीं दिखाया जाएगा, जिसे नहीं दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। करंट एसेट, ऐसा करंट एसेट जिसको नहीं दिखाया जाता है। कौन कौन? तो देखो, सबसे पहला केस एंड केस इक्विवेलेंट वाला कोई भी चीज नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे सर केस एंड केस इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो समझा रहे क्या क्या नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं केस एंड केस इक्विवेलेंट, केस एंड केस इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या होता है आगे आप खुद समझ जाओगे। क्या क्या नहीं जाएगा, देखो इसमें आपका नहीं जाएगा केस इन हैंड, केस इन हैंड आपका नहीं जाएगा। दूसरा केस एट बैंक, केस एट बैंक नहीं जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये नहीं जाएगा। वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं जाएगा। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये नहीं जाएगा। ठीक है, कैश इन हैंड नहीं जाएगा, कैश एट बैंक नहीं जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका चेक, चेक एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड ये सब जो कुछ कुछ चीज है एटसेट्रा, मतलब अगर कुछ और आएगा तो आगे हम कभी नोट्स में लिखवा देंगे। ये सब कुछ कुछ चीज जो है ये आपका कभी भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप बनाओगे तो डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट एसेट जो आप दिखाते हो उसमें जो है ये सब चीज को आप मत दिखाना। तीनों एक्टिविटीज जब बन जाएगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, लास्ट में जो है इन सबको दिखाया जाता है, लेकिन ऑपरेटिंग में नहीं दिखाएंगे। ठीक है सर, इन सबको नहीं दिखाएंगे तो सर दिखाएंगे किन चीजों को? तो देखो करंट एसेट में कौन कौन सा करंट एसेट है जो दिखाया जाता है, कौन कौन सा करंट एसेट, इन सबको छोड़ के जो भी करंट एसेट होगा उन सारे करंट एसेट को हम लोग दिखाएंगे। जैसे क्या क्या, इन सबको छोड़ के कौन कौन सा करंट एसेट, जैसे स्टॉक दिखाएंगे, डेटर्स दिखाएंगे, बिल्स रिसेबल दिखाएंगे, बिल्स रिसेबेबल करंट एसेट होता है ना, दिखाएंगे। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल रिसेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस भाई? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखाएंगे। ठीक है, और कुछ कुछ और फिक्स एसेट और कुछ कुछ करंट एसेट का नाम बताओ तो? स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, ट्रेड बिल्स रिसेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एकर्ड इनकम, एकर्ड या एकूर्ड इनकम इसको दिखाएंगे। ठीक है, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, लोन इन एडवांस, लोन एंड एडवांस। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ कुछ और चीज है, आपका ट्रेड रिसेबल्स, ट्रेड रिसेबल्स, इन चीजों को जो है, और अगर कुछ करंट एसेट है तो उन सबको जो है हम लोग दिखाएंगे। स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एकर्ड इनकम, पेड इन एडवांस, लोन इन एडवांस, ट्रेड रिसेबल, ये सब करंट एसेट को जो है हम लोग दिखाएंगे। सिमिलर उसी तरीके से कुछ कुछ करंट लाइबिलिटी को दिखाते हैं और कुछ कुछ को नहीं दिखाते हैं। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं कि करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सा करंट लाइबिलिटीज है जिसको नहीं दिखाएंगे हम लोग। करंट लाइबिलिटीज, कौन कौन सा करंट लाइबिलिटीज है जिसको हम लोग नहीं दिखाएंगे? करंट लाइबिलिटी नहीं दिखाया जाता है।
यानी ऑपरेटिंग में नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाया जाता है। कौन कौन सा भाई करंट लाइबिलिटीज को नहीं दिखाते हैं? तो देख लो, सबसे पहला जैसे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट इस चीज को नहीं दिखाएंगे। और दूसरा केस क्रेडिट, केस क्रेडिट ये दो चीजों को नहीं दिखाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट और केस क्रेडिट इन दो चीजों को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावे अगर बाकी करंट एसेट बच गया, इसके अलावे इन दोनों को तो नहीं दिखाएंगे, इसके अलावे जो बाकी करंट एसेट बच गया है, सॉरी करंट लाइबिलिटीज, इन सब के अलावे जो बाकी करंट लाइबिलिटीज बचा है उन सबको जो है हम लोग दिखाएंगे। अब आप बोलोगे कि बाकी करंट लाइबिलिटीज कौन कौन बचा है, तो देखो ना, बाकी करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या बचता है, क्रेडिटर्स बचा हुआ है, क्रेडिटर्स को दिखाएंगे। क्रेडिटर्स के बाद आपका बिल्स पेबल को दिखाएंगे, बिल्स पेबल को दिखाएंगे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, उसको दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग कुछ भी होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दिखाएंगे। रिसीव इन एडवांस को दिखाएंगे, रिसीव इन एडवांस को दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यानी कि बीडी, इस तरीके के कुछ कुछ और जो करंट लाइबिलिटीज होगा उन सबको हम लोग दिखाएंगे। बस दिखाएंगे किसको नहीं, हम लोग नहीं दिखाएंगे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ये दिक्कत होगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई कब करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो देखो आप उसको पहचानोगे कैसे, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप लोगों को इसका पूरा फॉर्मेट लिख लेना है, याद कर लेना है, नोट्स में लिख लेना है कि ये चीज जाएगा, ये चीज नहीं जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट इसका हम लोग बुक से न्यूमेरिकल बनाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो आपको एग्जांपल याद रख लेना है कि करंट एसेट में ये चीज आएगा और करंट लाइबिलिटी में ये है। अब देखो, सपोज कर लो कि अगर यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 2021 और यहाँ दिया गया है 2022, इसका मतलब है 2021 ये मेरे लिए है प्रीवियस ईयर, कौन सा ईयर है, ये मेरे लिए प्रीवियस ईयर, और ये मेरे लिए होता है करंट ईयर। याद रखना, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अच्छा, बात करें 2010 और 2011 का, तो 2010 होगा प्रीवियस ईयर और 2011 करंट ईयर। अगर बात करें 2020 2021 का, तो 2020 होगा प्रीवियस ईयर, 2021 होगा करंट ईयर। प्रीवियस ईयर को ओपनिंग ईयर बोल सकते हो और करंट ईयर को क्लोजिंग ईयर बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, सपोज कर लो कि अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से स्टॉक दिया हुआ रहेगा, प्रीवियस ईयर का स्टॉक है 40,000 और ये दिया है 50,000। इसके बाद सपोज कर लो आपका क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपका 10,000 और ये हो गया आपका 8,000। इसके बाद सपोज कर लो आपका आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है आपका, सपोज कर लो ये हो गया आपका 30,000 और ये हो गया आपका 35,000। ठीक है, इसके बाद आपका सपोज लास्ट डेटर्स दिया हुआ है आपका, ये है आपका 40,000 और डेटर्स हो गया यहाँ पे आपका 10,000। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ईयर वगैरह, आपको अब देख के पहचानना है कि कौन इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। और पहचानने का तरीका वेरी सिंपल, सबसे पहले बताओ स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट। स्टॉक करंट एसेट पहले था 40,000, अब हो गया 50,000, यानी कि बढ़ा या घटा, पहले 40 था अब हो गया 50,000, तो बढ़ा या घटा, तो सर जी ये बढ़ा, कितना से बढ़ा, 10,000 से बढ़ा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इस 10,000 को हम लोग दिखाएंगे, हमको ना तो पहले से मतलब है ना अभी से, जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको दिखाएंगे। तो ये 10,000 से इंक्रीज हुआ, स्टॉक यानी करंट एसेट 10,000 से इंक्रीज हुआ। क्लियर, सेम उसी तरीके से क्रेडिटर्स को देखो, करंट लाइबिलिटी होता है, पहले था 10,000 और अब हो गया 8,000, तो ये बढ़ा या घटा, पहले 10,000 था अब 8,000 हो गया, तो बढ़ा या घटा, बढ़ा, सॉरी घट गया, पहले 10,000 था अब 8,000 हो गया, बढ़ा या घटा, घटा, कितने से घटा, तो ये 2,000 रुपये से घट गया, तो ये 2,000 को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। सिमिलर इसी तरीके से देखो, ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले था 30,000 अब है 35,000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि हम लोगों का करंट लाइबिलिटी, पहले 30,000 था अब 35,000 हो गया, यानी 5,000 से करंट लाइबिलिटी बढ़ गया, बढ़ गया, कितना से बढ़ा, 5,000 से, तो इस 5,000 रुपया को हम लोग दिखाएंगे। सेम अब हो गया डेटर्स, देखो डेटर्स था पहले 40,000 अब हो गया 10,000, बढ़ा या घटा, तो ये घट गया,
कितना से घटा, 30,000 से घटा, तो हम लोग इस 30,000 को दिखाएंगे। तो याद रखना क्वेश्चन में कि आपको हमेशा ये नहीं बोल देगा कि भाई ये इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, आपको देख के पता लगाना है कि कौन इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। और पता है कभी कभी स्टूडेंट लोग को और कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड में क्या किया जाता है, ये जो ईयर होता है ना, ये ईयर को पलट के दे देता है। इस ईयर को क्या करके दे देता है, पलट के। जैसे यहाँ 2020-21-22 है, ठीक, कभी ऐसे दे देगा 2000 आपका 22 दे देगा और यहाँ दे देगा 2021, और सेम यही क्वेश्चन रहेगा। अब स्टूडेंट लोग क्या करता है ना, ऊपर ईयर देखता ही नहीं है कि भाई ईयर कैसे है। अगर 21 और 22 और 21 है तो हमको 22 से 21 को कंपेयर नहीं करना है, हमको 21 से 22 को कंपेयर करना है और देखना है कौन इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है। तो कभी कभी स्टूडेंट लोगों को ध्यान में रखने के लिए कि आखिरकार वो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ऊपर में जो है वो ईयर जो है पलट करके दे देता है। अब स्टूडेंट जो है उसे मतलब ऊपर ध्यान ही नहीं देता है, अब सही वाले क्वेश्चन को गलत कर देता है, क्योंकि जो इंक्रीज है वो डिक्रीज मान लेता है, जो डिक्रीज है वो इंक्रीज मान लेता है और बोलता है कि हाँ हम आंसर एकदम सही सही बना के लाए, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तो बस इतना ही आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड के लिए याद रखना है, पूरा फॉर्मेट याद कर लो। ठीक है, इसके बाद करंट एसेट में क्या क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, करंट लायबिलिटी में क्या क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, और कैसे पता करेंगे कि कौन सा करंट एसेट करंट लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। बस इतना याद कर लो, इसके अलावा कुछ और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में याद करने का जरूरत नहीं। इतना से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी बुक हो, एस के सिंह का हो, डी के गोयल का हो, आपका या आपका सब कोई और पब्लिकेशन का हो, किसी का भी है, किसी का भी है, आपका इसी फॉर्मेट से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, सब चीज याद कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी जो है हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। हम वहां इसको न्यूमेरिकल इसके फॉर्मेट को दोबारा नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आया बात समझ में। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो होमवर्क बोले करने के लिए उतना चीज जरूर कर लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।